ये क्लास 10 आज हिंदी में हम लोग ग्रामर कर रहे हैं। ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट वाला ग्रामर है 2 मार्क्स के लिए आता है। मतलब 1 मार्क के ग्रामर आते हैं सारे, लेकिन ये जो टेंस है ना वो 2 मार्क्स के लिए आता है। टेंस आप लोग जब से हिंदी शुरू हुआ है तब से सीखते ही आ रहे हैं। काल काल 3 टाइप के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आता हो तो भी देख लेना, नहीं आता हो तो भी एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आएगा आपको एक सेंटेंस आता है काल पहचानने के लिए, एंड सेकेंड सेंटेंस पूछते हैं काल परिवर्तन करने के लिए। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भेजने वाली हूँ जिसमें आपको काल पहचानना भी है और ब्रैकेट में जो काल दिया है उसमें कन्वर्ट भी करना है। तो पहला है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। फिर वर्तमान काल में होते हैं 3 टाइप, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। सामान्य यानी सिंपल, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में होना पाया जाए। मतलब ये क्रिया ना तो कंप्लीट हुई है, मतलब चल रही है, आधी चल रही है, आधी इस टाइप की। इसी वाले एग्जाम्पल में एक 3 कॉमन सेंटेंस दिए। अगर सामान्य है तो राम दूध पीता है, तो पीता है, जाता है, खाता है, ये तो वर्ड का होना जरूरी है और साथ में है। अगर पूर्ण है मतलब कंप्लीट हो गया, पिया हो गया काम, पिया, गए, किया, और साथ में क्या है क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। पिया था तो ये हो जाएगा यहाँ पर पास्ट टेंस में, भूतकाल में। तो पूर्ण है लेकिन प्रेजेंट में ही है, तो राम ने दूध पिया है, जस्ट अभी अभी कंप्लीट किया, राम ने दूध पिया है। वे गए हैं, हमने व्यायाम किया है। कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण, चल रहा है, क्रिया के जिस रूप में काम हो रहा है अभी भी हो रहा है, पी रहा है, रहा, चल रहा है, तो राम दूध पी रहा है, वे जा रहे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट है तो आपका ये है आना जरूरी है, प्लस फर्स्ट में पीता है, सामान्य कि नॉर्मली राम दूध पीता है। पूर्ण, राम ने दूध पी, मतलब ऑलमोस्ट भूतकाल की तरफ चल रहा है कि राम ने दूध पिया है। अपूर्ण, अभी भी पी रहा है, अभी भी कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। फिर आते हैं भूतकाल पे। तो भूतकाल में वापस 3 है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। अब भूतकाल मतलब काम कंप्लीट हो गया, राम ने दूध पिया, पी लिया, था है कुछ भी नहीं आता है, था आता है पूर्ण में जब पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो गया। पूर्ण, राम ने दूध पिया था, वे गए थे। अब आपको ये जो पूर्ण है ना, ये वाला सेम प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। यहाँ पर हमने क्या किया था, पिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, पिया था, गए थे, हमने व्यायाम किया था। अपूर्ण अभी भी चल रहा है, कर रहे थे, राम दूध पी रहा था, सेम ये वाला रहा, यहाँ पे है आ जाता है, यहाँ पर था आ जाएगा। भूतकाल ना था, रहा था, रहे थे, कर रहे थे। तो जब भी अपूर्ण रहेगा ना तो ये रहे, रहा, काम चल रहा है, ये आना जरूरी है। अगर वर्तमान है तो है और भूतकाल है तो था, बट कंटिन्यूअस चल रहा है। तो आपका पास्ट टेंस में राम ने दूध पिया, वे गए, हमने व्यायाम किया। पूर्ण में राम ने दूध पिया था, मतलब हो गया, वे गए थे, हमने व्यायाम किया था। अपूर्ण में अभी भी चल रहा है। तो जब अगर अपूर्ण प्रेजेंट का रहेगा तो चल रहा है, अपूर्ण अगर पास्ट का रहेगा तो चल रहा था। अब तीसरा जो टेंस है वो है भविष्य वाला, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में नॉर्मली आपको एक ही है, सामान्य, बट लास्ट टाइम मैंने पढ़ा नहीं था, बट एक स्कूल में सिखाया था कि 3 होते हैं उसमें भी, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। तो अभी फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण देख लेते हैं। एग्जाम में मोस्टली आप लोगों को फ्यूचर टेंस का सिर्फ एक ही पूछा रहेगा, सॉरी भविष्यकाल का सिर्फ एक ही पूछा रहेगा, सामान्य। ये अब आते हैं लास्ट काल पर, भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। वापस फ्यूचर टेंस में भी 3 होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में सिखाते हैं और कुछ स्कूल्स में नहीं सिखाते हैं। मोस्टली आप लोगों को एग्जाम में सामान्य ही पूछते हैं, पूर्ण अपूर्ण नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर एक आध स्कूल में सिखाया रहेगा तो देख लेना। सामान्य हमने वही एग्जाम्पल लिया हुआ है, राम दूध। तो सामान्य में राम दूध पिएगा, फ्यूचर में, क्यों, बाद में पिएगा। वे जाएंगे, हम व्यायाम करेंगे। सेम एग्जाम्पल था, हम लोगों ने एक ही चीज से, यहाँ पर क्या आएगा, पिएगा, जाएगा, करेंगे, करेगा, वैसे रहता, करेगा फ्यूचर में। अगर पूर्ण हो चुकी है, मतलब फ्यूचर में वो चीज पूर्ण हो रही, उनका हो गई, राम दूध पी चुका होगा,
वे जा चुके होंगे, हम व्यायाम कर चुके होंगे। जैसे 1 साल बाद आप 10वीं पास कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर में पूर्ण हो जाता है। अपूर्ण वही अपना रहा तो आएगा ही रहा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम दूध पी रहा होगा, शायद होगा फ्यूचर में। वे जा रहे होंगे, हम व्यायाम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जब भी फ्यूचर में आएगा, मोस्टली आपको सिर्फ भविष्यकाल में परिवर्तन करने के लिए पूछेंगे, सामान्य भविष्यकाल में। तो आपको क्या लिखना है, करेगा, पिएगा, जाएगा, करेंगे। पूर्ण में अगर इनकेस पूछा तो चुका होगा, चुका होगा, ये वर्ड्स आने जरूरी है। चुके होंगे, चुके होंगे। और अपूर्ण में अपना वही रहा रहा रहा, रहा रहे रही, और उसके साथ क्या आएगा, होगा, होंगे, वैसे टाइप का। ओके, इसके बाद एक और ग्रामर करवा रही हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया, जो फुल हिंदी वालों को है। हाफ हिंदी वालों आप लोग को शायद से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो आप इसके बाद चाहिए तो स्टॉप कर देना, क्योंकि आप लोगों का संस्कृत का लेक्चर भी है फ्राइडे को, इसलिए हिंदी का इतना ही लेक्चर है। आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर्स फिलहाल नहीं कर पाऊंगी, पहले मैं टेस्ट लूंगी, उसके बाद चैप्टर्स आगे करेंगे। ओके, क्लास 10 ये सिर्फ फुल हिंदी वालों के लिए। 1 मार्क्स के लिए आपको क्रिया पूछते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु दिया रहेगा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक पूछेंगे। मूल धातु मतलब मेन क्रिया जो रहती है वो दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर है चलना, तो प्रेरणार्थक में, प्रेरणार्थक किसको बोलते हैं, जिस क्रिया में यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो चलना मतलब तो वो खुद चल रहा है, दूसरे के लिए चलाना, चलवाना, वो उसको चला रहा था, या चलाना, चलवाना। प्रेरणार्थक 2 टाइप के होते हैं, एक प्रथम, एक द्वितीय। यहाँ पर एग्जाम्पल, चमकना मूल धातु है, प्रथम क्या हो जाएगा, चमकाना, द्वितीय क्या होगा, चमकवाना। कुछ करना नहीं है आपको, द्वितीय में ये याद रखना है कि वाना लगेगा, और प्रथम में ये जो मिडिल वाला वर्ड होता है उसमें आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे ये है डरना, बीच में कौन है, रा, डराना, डरवाना। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। वहां पर है मूल धातु क्या है, सुनना, तो बीच में सुनाना, सुनवाना। दौड़ना मूल धातु है, बीच में आ की मात्रा, दौड़ाना, दौड़वाना। दिखना, बीच में वापस आ की मात्रा, दिखाना, दिखवाना। दिखाना के लिए अगर हम लोग दिखलाना भी लिख सकते हैं, बट दिखाना ज्यादा बेटर है। देना, अभी देना ऑलरेडी आ की मात्रा है, तो अब और एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, तो इसमें क्या लग जाएगा, दिलाना, दिलवाना। तो ये आपको 1 मार्क के लिए पूछते हैं। मूल धातु दी रहेगी, आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखना रहता है। इसके भी क्वेश्चन सेंड कर रहे हो, तो मुझे प्लीज आंसर सेंड कर देना। ठीक है, अभी आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट होने के लिए 2 चैप्टर है, तो आज एक चैप्टर का ऑडियो भी सेंड करने वाली हूँ मैं, और ये ग्रामर का वीडियो था। तो आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट लूंगी। इस बार सिर्फ हाफ हिंदी वालों का ही टेस्ट है। ओके, फुल हिंदी आप लोगों का कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठेस, इससे पहले एक एकाकी है यानी प्ले है, वो बाद में करेंगे, थोड़ा सा बोरिंग है। ठेस एक अच्छी स्टोरी है जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। अब इस स्टोरी में ना सिरचन नाम का एक आदमी होता है जिसका हाथ का काम बहुत फेमस है, मतलब वो कुछ यूनिक चीज़ें बनाता है हाथ से जो बहुत फेमस है। लेकिन किस तरह से मशीनें आने के बाद और किस तरह से सब परिवर्तन होने के बाद उसके काम की वैल्यू रही नहीं रही, या लोग किस तरह से उसको ट्रीट करने लगे थे, उस पूरे पे ये चैप्टर है। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठेस मतलब होता है दुख पहुंचना, मतलब बुरा लगना। तो यहाँ पर किस तरह से सिरचन को ठेस लगी थी उससे रिलेटेड ये वाली पूरी स्टोरी है। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो अभी स्टार्ट करते टाइम फिलहाल उसकी हालत ऐसी है कि खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, क्योंकि सिरचन को लोग है ना बेकार समझते हैं और साथ में बेगार भी समझते हैं। बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, मतलब लोग तो लगता है कि सिरचन कुछ काम नहीं कर सकता, बहुत आलसी है, मूढ़ी है, अपने हिसाब से काम करेगा वो। तो गांव में जब ये होती है खेती फसलें वगैरह होती है तो बहुत काम रहता है, तो उस टाइम पे लोग मजदूर रखते हैं। जो भी लोगों के पास खेती नहीं होती है वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं और मजदूरी मिलती है उनको। लेकिन इस टाइम पे सिरचन को कोई नहीं बुलाता, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। उसको बुलाकर भी क्या होगा, जब तक दूसरे लोग पहुँच कर 1/3 काम कर चुके होंगे तब
तक सिरचन वहाँ पर पहुँचेगा, तब कहीं जाकर सिरचन वहाँ पहुँचेगा हाथ में खुरपी, खुरपी यानी खेत को खोदने वाला जो रहता है वो धीरे धीरे डुलाता हुआ और पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। पगडंडी यानी पैर चलने से बना हुआ रास्ता। अब गांव में ना पक्की सड़कें तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। मोस्टली रास्ते खेत के बीच में से, ये मोहल्ले के बीच में ना चल चल के एक रास्ता बन जाता है, उसको बोलते हैं पगडंडी। तौल तौल कर पाँव रखना मतलब बहुत संभल संभल के रखना, धीरे धीरे चलना। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो राइटर ने बोला यहाँ पर कि सिरचन की फ़िलहाल ऐसी हालत है कि अगर फ्री में मजदूरी देनी है तो ठीक है, वरना काम की उम्मीद तो उसे कोई नहीं रखता। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवानियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। तो आज तो सिरचन को लोग कुछ भी कह देते हैं, मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर। लेकिन एक वक्त ऐसा था ना जब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ या सवारियाँ, जो भी तांगा गाड़ी वगैरह उस टाइम पे चलती थी, उसकी मड़ैया यानी झोपड़ी के बाहर बंधी रहती थी। और लोग उसको सिर्फ पूछते नहीं थे, काम नहीं करवाते, उसकी खुशामद करते थे, उसके आगे पीछे करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। तो लोग उसकी खुशामद किस तरह से करते थे कि पूरे गांव में अब सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में ये काम रह गया है सारे इलाके में। प्लीज़ एक दिन का समय निकाल कर मेरे साथ में चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से कि उनको सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। चीक यानी शायद से पर्दे होते हैं, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता इसका। तो लोग खुशामद क्यों करते थे? क्योंकि ये जो सिरचन है वो काम हाथ से करता था। मशीन आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, लेकिन हाथ से किया हुआ काम अब यूनिक होता है, कस्टमाइज्ड होता है, तो इसलिए लोग उसकी खुशामद करते थे उस वक्त। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो अभी राइटर बोल रहा है कि जब मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए भेजती ना, तो मैं सबसे पहले पूछता कि भाई भोग क्या क्या लगेगा, क्योंकि वो चटोरा था, खाने पीने का बहुत शौकीन था। तो मैं पहले ही कन्फर्म कर लेता कि क्या क्या बनने वाला है। माँ हंसकर कहती, चाचा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो राइटर की माँ ऐसी हंस के बोलती कि नहीं, वो मुझे बहुत मानता है, मेरे काम में कभी ऐसे भोग भोग की बात नहीं करता, मैं कुछ भी दूंगी खाने के लिए वो खा लेगा और काम कर लेगा। लेकिन राइटर को एक इंसिडेंट याद आता है कि पड़ोस के गांव में पंचानंद चौधरी, जो भी वो आदमी था, उसके छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था। बेपानी मतलब शर्मिंदा कर दिया था। सिरचन ने बोला उसको कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। तरकारी यानी सब्जी होता है, नाखून से काट कर परोसना, खाट कर परोसना यानी बहुत मतलब कंजूसी करके बहुत थोड़ा थोड़ा परोसना। इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीख ली। ये जो कढ़ी होती है वो दही, ये छाछ से बनती है, और छाछ के लिए दूध दही का होना ज़रूरी है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में ऐसे दूध दही नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, कढ़ी में खट्टापन लाने के इमली का रस डाल देते हैं। तो सिरचन बोल रहा है कि इस तरह का इमली का रस डालकर तो हम जैसे मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है, तो तुम क्यों इस तरह से, तुम्हारी भाभी ने ये सब कहाँ से सीखा, तुम तो बहुत पैसे वाले लोग हो फिर। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता कि सिरचन को मैं बुला तो रहा हूँ, लेकिन बता दो कि खाने में क्या रहेगा। तो जब भी सिरचन को उसकी माँ देखती तो बहुत हुलस कर बोलती है कि आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। तो अभी सिरचन को जब राइटर बुला के लाता है तो नॉर्मली क्या होता है ना कि उसकी माँ सीधे सीधे नहीं बोलती कि मैंने काम के लिए बुलाया, पहले इनडायरेक्टली बोलती कि आओ आओ सिरचन, आज मैं नैनू मत रही थी मतलब छाछ बना रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन मतलब जब घी गरम करते हैं ना तो उसके नीचे थोड़ा जला हुआ घी रह जाता है, तो उसके साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है, चूड़ा मतलब पोहा, तो उसके साथ वो भीगा हुआ पोहा खाना तुमको बहुत पसंद है ना। और अब माँ आ रही है मेन बात पर। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। तो अभी माँ को मेन काम क्या था कि उनकी बड़ी बेटी के ससुराल में उसकी ननंद रूठी हुई है और उसको क्या चाहिए, मोती की शीतल पाटी। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौती सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो अभी सिरचन पनियाई मतलब जैसे लार टपकाते हैं ना किसी सामान को देखकर, जब हमको कोई फेवरेट चीज़ वगैरह मिल जाती है तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। तो अपनी पनियाई जीभ को संभालता हुआ हंसता है और बोलता है, हाँ घी जब गर्म होता है ना तो सौंधी सौंधी सी सुगंध आती है, उसमें से स्मेल आती है, तो हाँ वही स्मेल सूंघ कर ही मैं आ रहा हूँ, वरना शादी में आके मौसम में तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती को
को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता। फिर कूचियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने से पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मीनता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूंपन सांप की तरफ फुफकार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। तो अभी राइटर सिरचन के काम के बारे में बता रहा है कि जब सिरचन कारीगर है और जब वो काम करता है ना तो इतनी तन्मयता से करता है, इतने मतलब एकदम घुल के करता है उसमें, एकदम धीरे धीरे और बहुत अच्छे से काम करता है। और काम में अगर किसी ने थोड़ा सा भी चूचा किया, मतलब क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो बहुत छोटा सा काम है वगैरह, तो वो एकदम फुफकार कर उठ जाता। गेहूं सांप मतलब ब्राउनिश कलर के जो सांप होते हैं, गेहूं के कलर के सांप, तो फुफकार कर उठता कि ठीक है मैं नहीं करता हूँ, मैं कहीं और तुम किसी और से करवा लो। जब इतने शॉर्ट में ही हो जाता है, जल्दी हो करना है तुमको काम, तो किसी और से करवा लो। सिरचन मोहजोर है, कामचोर नहीं। तो सिरचन को दिया हुआ काम वो अपने तरीके से करेगा, पूरा फिनिशिंग वर्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर करेगा। तो वो मुंहजोर है, मुंह पर कुछ भी बोल देगा, लेकिन अगर एक बार उसने काम के लिए हाँ बोल दिया ना तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता है काम में, मतलब ऐसे शॉर्टकट नहीं मारता है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली पूरा काम करता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये जो मजदूर है वो सिर्फ चावल खाकर भी काम कर सकता है, पेट भर भात, भात यानी चावल। दूध में कोई मिठाई ना मिले, अगर उसको खाने में मिठाई भी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन बात करने का सामने वाले में अगर सलीका नहीं है ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात में ज़रा भी झालावा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मतलब बात करते टाइम अगर सामने वाले ने कुछ भी ऐसा बोल दिया जो उसको बुरा लग गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इसके ऊपर वाले पैसेज में दिया था कि एक एक मोती को पटेर को हाथ में लेकर जतन से उसकी कूची बनाता। तो वो धीरे धीरे किस तरह से काम करता था, मोती वगैरह लेता था और पटेर में किस तरह से वो डालकर उसकी कुचियाँ बनाता था, उससे रिलेटेड है। सूतली मतलब होता है वो रस्सी जिससे हम लोग बोरी वोरी बनाते हैं ना गेहूं वगैरह रखने की, तो उन सूतलियों में सब सुलझाकर वो पूरा दिन काम करता था। सिरचन का लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ, दो मिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो लोगों को लगता था कि सिरचन बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन है। तली बघारी मतलब अच्छे से मसाला वसाला डाल के तेल वेल में मस्त बनी हुई तरकारी यानी सब्जी, और कड़ी जो दही से बनाते हैं वो, और दूध, मलाई वाला दूध, ये सब लगा लो अच्छे से, मतलब प्रबंध कर लो। तब अगर सिरचन को बुलाओगे ना तो वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, मतलब वो बिना ना नुकुर किए हुए फटक से आ जाएगा। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अतपाली दर्द में से माथा टनटन आ रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। तो अगर उसको पैसा नहीं दोगे एक बार चलेगा, लेकिन खाने पीने में अगर कुछ भी उसका नानुकुर किया, या जैसे अभी वो एक एग्जाम्पल दिया था ना उसने कि नाखूनों से काट काट कर सब्जी, खाट खाट कर तरकारी परोस रही है, या अगर खाने पीने में कुछ कंजूसी की तो उसका माथा टनकता है और फिर वो रीज़न देता है कि अत कपाली मतलब आधा सर दुख रहा है तो आज तो मुझसे काम नहीं होगा, किसी दिन आकर कर लूँगा, और किसी दिन मतलब वो कभी नहीं आएगा। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की चिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चूनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं कर सकता। अब ये गांव में पहले होती थी, जो कर्टन्स होते हैं ना वो होते थे, उसको बोलते हैं बांस की तीलियों की चिलमिलाती चीख। बांस की तीलियाँ मतलब बांस की लंबी लंबी माचिस की तीलियाँ होती थी, लंबी लंबी माचिस की तीलियों के टाइप में, और उसके पर्दे होते थे। मोड़े यानी गांव तकिए, जो राउंड कलर के तकिए होते हैं वैसे। फिर हलवाओं मतलब हलवाई वालों के लिए जो ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, क्योंकि वो उसमें मिठाई वगैरह रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो सिर्फ सिरचन ही करता था। अब ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार का काम समझते हैं लोग। बेकार का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना पुराना कपड़ा दे दो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो सिरचन कभी भी पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करता था। अगर आप किसी काम के पैसे लेते हो ना तो उस काम की वैल्यू भी रहती है। अगर आप काम फ्री में कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो ये फ्री में ही कर देगा, इसके लिए क्या पैसे देने का। तो इसलिए इस टाइप के कामों को लोग बेकार का काम समझते थे, क्योंकि इसके लिए कोई मजदूरी देनी नहीं पड़ती है, सिर्फ बुलाओ उसको, काम कर लेगा, भरपेट खिला दो और लास्ट में कोई अपना पुराना पुराना कपड़ा दे दो तो हो जाएगा काम। गांव में अभी भी ऐसे सिस्टम होते हैं कि बहुत सारे जो मजदूर वगैरह लोग रहते हैं ना, उनको मजदूरी में हम लोग या तो अनाज दे देते हैं या फिर कोई पुराने कपड़े दे देते हैं या खाना वाना खिला देते हैं, तो वो पूरा दिन काम करके चले जाते हैं। तो गाँव में अब ऐसे कामों को बेकार का काम समझने लग गए थे।
कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। वह कुछ नहीं बोलेगा वो ठीक है, लेकिन उसके खाने पीने में कमी आई तो वो कुछ नहीं बोलेगा ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया था कि महाजन टोले के भज्जू महाजन, टोले मतलब अलग अलग एरिया होते हैं गांव में, तो वहाँ के एक भज्जू महाजन की बेटी को कुछ तो बोल दिया था, तो उसने बोला कि ठहरो मैं माँ को बुलाती हूँ। तो अभी वापस सिरचन ने उसको क्या जवाब दिया था, बेटी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो अभी वापस उस लड़की को टोंट मारते हुए बोला कि हाँ बड़ी बात तो है, और बड़े लोगों की सिर्फ बात ही तो बड़ी होती है, और तो कुछ करते नहीं है बड़े लोग। तो उसने इतना सारा काम किया था और उसके बदले में उसको सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाया था, मतलब उसके खाने पीने में वापस कमी हो गई थी। और ऐसा काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही मीठी मीठी बात बोलकर कर सकती है पूरे एरिया में। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। तो अभी राइटर आ रहे हैं मेन स्टोरी पर कि किस तरह से सिरचन को ठेस लगी। तो अभी राइटर की जो छोटी बहन है वो फर्स्ट टाइम ससुराल जा रही थी, उसका नाम है मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो इस तरह से जो मानू के हस्बैंड है वो उन्होंने पहले ही उसको लिख के दे दिया था, क्योंकि उनको पता था कि गांव में सिरचन है, बहुत फेमस है और उसको यही सामान बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ के साथ में एक बार मिठाई नहीं आएगी चलेगा, साथ मिठाई की पतीली नहीं आए, पतीली मतलब बड़ा सा बर्तन जिसमें मिठाई भर के बेचते हैं, वो चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो यहाँ पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब धमकी दे रहा है कि इनके बिना नहीं आनी चाहिए। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक मतलब मोस्टली पर्दे होते हैं शायद, तो ये 3 फैशनेबल पर्दों की जोड़ियाँ चाहिए थी, और शीतल पार्टी मतलब दरी जो नीचे बिछाते हैं ना वो वाली। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। तो के आगे वापस उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट किया कि आएगी मानो तो बेरंग वापस, मतलब जैसे भाभी ने बोला कि हाँ जैसे आपका हस्बैंड धमकी दे रहा है कि अगर आप उनके बिना जाओगी तो आपको बेरंग वापस कर देंगे, मतलब ससुराल से वापस लौटा देंगे। शीतल मतलब होता है ठंडा, तो शीतल पार्टी मतलब कुछ ठंडा करने जैसा ही होगा, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो अभी माँ ने 1 हफ्ता पहले ही बुला दिया था और उसको सिरचन को बोला कि मैं इस बार तुमको धोती दूंगी, मोहर छाप वाली, मतलब गांव के हिसाब से वो ब्रांडेड धोती होती है, और इस बार प्लीज़ अच्छे से काम करो, मन लगाकर काम करो और अच्छे से करो, क्योंकि ससुराल में मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है और लोग ऐसे देखते ही रह जाए कि हाँ कुछ काम हुआ है एक्चुअली में। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब उसके पास एक छुरी थी जो पान मतलब जो पत्ते होते हैं ना उतनी इतनी पतली थी, उससे वो तीलियों को धीरे धीरे छील रहा था और चिकना बना रहा था, और वो अपने काम में लग गया। रंगीन सूतलियों में छब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखते ही लोग समझ गए कि इस बार का एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। रंगीन सूतलियाँ मतलब होता है रस्सी, तो वो रंग कलर करके उसमें उसको साथ में उसको बुन के चिक बना रहा था, और थोड़ा सा ही काम कंप्लीट हुआ था 1.5 हाथ का, तभी लोगों को लगा कि इस बार तो बहुत अच्छी कोई नई चीज़ बनने वाली, नए फैशन की चीज़ बनने वाली। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ में बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो अभी यहाँ पर गांव में ना औरतों में ऐसे टोंट फोंट मारने की प्रथा होती है, मतलब नॉर्मल चीज़ है। तो अभी यहाँ पे जो उसकी भाभी है राइटर की, मंजली मतलब मिडिल वाली, राइटर के हो सकते हैं 2-3 भाई हो, तो ये बीच वाली भाभी है। तो पर्दे की आड़ में से ऐसे ही टोंट मार रही है कि अगर मुझे पहले पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छा काम होता है तो मैं भी अपने भैया को खबर भेज देती, वो भी तुमको दे देते, तो तुम मेरे लिए भी कोई अच्छे सामान बना देते। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि तुमने मेरे लिए मेरे टाइम पे तो अच्छे सामान नहीं बनाए और अब तुमको मोहर छाप वाली धोती मिल रही तो तुम अच्छे सामान बना रहे हो। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो अभी सिरचन ने बोला कि मैं धोती के लालच में ये नहीं कर रहा हूँ, धोती क्या तुम साथ में रेशमी कुर्ता भी दे देती ना तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। ये जो सिरचन है वो मानू दीदी मतलब राइटर की जो माँ है काकी, उसके बारे में बोल रहा है कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है।
मतलब ये राइटर की माँ की बहुत इज्जत करता है और वो नहीं चाहता कि ससुराल में उनकी बेटी को लेकर कुछ बातें बने, इसलिए वो अफसर आदमी जो उनका हस्बैंड है मानू दीदी का, उसके लिए बहुत अच्छे सामान बनाना चाहता है। तो अभी मंजली भाभी का मुंह लटक गया। ऐसी मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो अभी राइटर की चाची भी आ गई। तो राइटर की चाची ने बोला कि मंजली भाभी को बोल रही है कि क्यों बात कर रही है इससे, क्यों मुंह लग रही है, ये मोहर छाप वाली धोती तो मिलेगी, साथ में अभी विदाई का समय है तो गांव वालों को मिठाई विठाई सब डेली का यही रहता है वहाँ पे गाँव में। तो मूंगिया लड्डू मतलब मोतीचूर के लड्डू भी मिलेंगे और बेटी के विदाई के समय तो रोज मिठाई खाने को मिलेगी, तो वो मिठाई के लालच में ही यहाँ पर आया हुआ है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग है, 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूझ नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा डेला। तो नॉर्मली तो सिरचन जब अपने काम में मग्न होता है तब उसको खाने पीने की कोई सूत नहीं रहती है। और अब जब काम कंप्लीट हो गया, दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। मतलब उसने मतलब मस्त तारे सितारों वाला वो चीक बनाया था और काम देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई थी। तो अपने काम में जब व्यस्त था तो उसने देखा कि सूप मतलब वो जो गेहूं और चावल ऐसे गांव में है ना, ऐसे अलग करने के लिए गेहूं में से जो भूसा रहता है वो अलग करने के लिए इसे चालते हैं। तो वो सूप में उसने देखा कि चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला पड़ा हुआ है। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। तो मतलब उसको वो खाना या नाश्ता जो भी था उसको वो पसंद नहीं आया। तो राइटर ने देखा कि उसकी नाक के पास ऐसे गुस्से में या ऐसे मुंह बिगाड़ने जैसी रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा मतलब नाश्ता किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? मतलब अभी विदाई का समय है, बहुत सारे, और उसने बहुत अच्छे से काम कर रहा था तो उसको मिठाई वगैरह देनी चाहिए थी, अच्छे से नाश्ता देना चाहिए था। तो सिर्फ चिवड़ा मतलब सूखा पोहा और ऐसे ही गुड़ दे दिया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो उसकी माँ व्यस्त थी, राइटर की किचन में काम कर रही थी। तो उन्होंने बोला मंजली मतलब बीच वाली बहू को कि तुम सिरचन को बूंदी जो है वो क्यों नहीं देती हो, ये सब सूखा सूखा क्यों दिया? तो अंदर बाहर से सिरचन बोला कि बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ठेला सूप के किनारे पड़ा हुआ था, अछूता। तो सिरचन ने अब उसको ही खा लिया चिवड़े को, और जो गुड़ का ढेला था वो साइड में अछूता, मतलब उसको टच भी नहीं किया था, वहीं पे पड़ा हुआ था। और वैसे ही मुंह से ही बोला कि बूंदिया मैं नहीं खाता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भूहें तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चल गई। तो अब सिरचन को ये जताने के लिए कि वो मंजली भाभी के इंसल्ट कर रहा है कि बूंदिया मैं नहीं खाता वगैरह, तो मंजली भाभी को गुस्सा आया। उन्होंने कुछ ऐसे मुट्ठी में बूंदी भरी और ऐसे सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो? अब सिरचन ने भी मंजली भाभी को ताना मारा कि तुम इस तरह से ही मिठाइयाँ ऐसे फेंकते हुए चलती हो, इस तरह से हाथ खोलकर ऐसे बांट देती हो। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा? तो अभी मंजली भाभी को बुरा क्या लगा था कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे मायके से आई हुई। तो औरतों में ऐसा होता है ना कि उनके मायके के बारे में कुछ बोल दो तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो सिरचन ने उसके मायके के बारे में बोल दिया था, तो उस भाभी को गुस्सा आ गया। और जो चाची थी राइटर की, वो जाकर माँ को बोलती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने सिर चढ़ाया था, इसलिए इस तरह से ये दूसरों के मायके ससुराल की बात कर रहा है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तो अभी माँ भी गुस्से में आ गई कि यार क्या बहुओं से और इस तरह से बात क्यों कर रहा है ये। तो उसने बोला कि तुम अपना काम करने आओ, काम करो, बहुओं से इस तरह से क्यों उलझ रहे हो, और किसी काम की अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, पास के टंगे हुए अधूरी चिक में फंदे डालने लगा। तो अभी सिरचन को भी गुस्सा हो गया, लेकिन वो राइटर की माँ की बहुत इज्जत करता था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। तो अभी जो मानू, जो मेन राइटर की बहन है, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो वो पान सजा कर बाहर भेज रही थी जहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक पान का एक बीड़ा सिरचन को दिया और उन्होंने बोला कि इधर उधर देखकर बोली। इधर उधर देखकर बोलना मतलब ये देखना कि कोई हमको बात करते हुए सुन तो नहीं रहा है, बहुत सतर्कता बरतना
कि सिरचंद दादा काम काज का घर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत टाइप की बातें होती है, तो तुम इनसे बातों पे ध्यान मत दो, तुम प्लीज़ मेरा काम अच्छे से कर दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अब पहला इंसिडेंट तो हो गया, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। अब दूसरा इंसिडेंट हो रहा है कि जैसे ही उसने पान का बीड़ा मुंह में लिया, चाची अपने कमरे से निकली और सिरचंद को पान खाते हुए देखकर ऐसे अवाक रह गई, मतलब एकदम सरप्राइज रह गई, चौंक गई। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखा। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमको और जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। तो अभी सिरचंद ने भी ये चाची को इस तरह से टोंट मारते हुए बोला कि तुम जो डिबिया में अपने ये रखती हो ना तंबाकू, वो खिलाना, बहुत दिन हो गए। अब चाची को भी कई कारणों से, वैसे भी चाची उससे जली भुनी रहती थी, और गुस्सा आ गया। ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमको और जर्दा खाते हो। तो नॉर्मली जो लोग हैं वो बैठक खाने में बैठ के पान खा रहे थे, घर के अंदर वो लोग नहीं खाते क्योंकि पान में तंबाकू वगैरह होता है। तो चाची ने बोला कि तुम्हारी जो जीभ है उसको आग लगे, मतलब सत्यानाश हो तुम्हारा, कि घर में कौन पान और गमको और जर्दा खाता है, तो तुम कितने चटोर हो। तो ये सुना नहीं कि जो राइटर है उसका कलेजा धड़क गया, मतलब उसको लगा कि अब सिरचंद काम छोड़ देगा, क्योंकि अब सिरचंद का 2 बार ऐसा हो चुका है कि इस तरह से लोगों ने उसको बातें सुना गई। तो उसने सोचा हो गया सत्यानाश। तो बस यहाँ पर हम लोग स्टोरी स्टॉप कर रहे हैं कि इसके आगे क्या हुआ, सिरचंद ने काम कंप्लीट करके दिया या नहीं दिया, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।